मित्रों, दोस्तों, हिंदी की प्रयोगवादी कविता या नई कविता। असल में छायावादी कविता के बाद जब कवि ने मन के सारे भावों को व्यक्त करना शुरू किया तो उन्हें अलग अलग विषयों की आवश्यकता पड़ी। एक ही विषय पर लिखते लिखते, एक ही तरह के नैरेटिव को रचते रचते जब चीज़ें एक ही फॉर्मेट में जा रही थी तो उन्हें एक अलग फॉर्मेट में और अलग कथ्य और भाषा और भाष्य की ज़रूरत पड़ी। तब अज्ञेय जैसे कवि, जो कि मनोविज्ञान की दुनिया के अद्भुत रचनाकार हैं, शुरू में हिंदी की आलोचना ने अज्ञेय के महत्व को कम आंका, लेकिन अज्ञेय संस्कृत साहित्य, भारतीय साहित्य और पश्चिमी साहित्य के गहरे अध्येता और विद्वान होने के नाते उनके पास अकूत प्रतिभा और ज्ञान का आधुनिक बोध उन्हें एक ऐसे रचनाकार के रूप में स्थापित करता है जो क्रांतिकारी भी है, जो पत्रकार भी है, जो सैनिक भी है, जो पुरातत्व का ज्ञाता भी है, जो कविता भी लिखता है, कहानी भी लिखता है, यात्राएं भी करता है, नॉवेल भी लिखता है, पढ़ता भी है और देश दुनिया की तमाम चीज़ों से परिचित है, और जिसके अंदर ज़बरदस्त आत्मविश्वास और निष्ठा है, दृढ़ निष्ठा है मूल्यों के प्रति, और जो समझता है कि मनुष्य का जो संसार है वो सिर्फ बाहर का संसार नहीं है, बल्कि भीतर का जो संसार है, वो जो मनोविज्ञान है, जो फ्राइड का संसार है, उस संसार को समझे बगैर हम न तो समाज को समझ सकते हैं, न जीवन को समझ सकते हैं, न बाकी किसी चीज़ को समझ सकते हैं। इसीलिए अज्ञेय प्रयोग करने के लिए तार सप्तक 1943 में संपादित करते हैं और उसमें कुछ खास कवियों को रखते हैं और उसमें कहते हैं हम प्रयोग कर रहे हैं नया। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। अज्ञेय ने प्रयोग के बारे में क्या, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। कह रहा है कि मतलब प्रयोग करने का मतलब वो लक्ष्य नहीं है हमारा, हम उसके माध्यम से कुछ नया राहों के अन्वेषी हैं, कुछ नई चीज़ें खोजना चाहते हैं। और व्यक्तिगत सुख दुख, व्यक्तिगत संसार से निकल करके, वो भौग दुनिया से निकल करके मनुष्य के भीतर की कुंठा, निराशा, अनास्था, जड़ता आदि चीज़ों को अभिव्यक्त करता है। और ख़ास तौर से मैंने कहा ना कि मनुष्य के भीतर की जो काम वासना थी, जिस पर कि समाज बात करना पसंद नहीं करता है, जो कि न जाने कितनी नैतिकताओं को ध्वस्त करता है। जब स्त्री सेक्स के बारे में बात करती है तो लोग कहते हैं कि ये बेकार महिला है, ये तो सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ बोलती है। लेकिन जब पुरुष ही उसकी इस तरह की सेक्सुअल बातें करता है, सेक्स की बातें करता है और हर तरह की अश्लील बातें करके अपने आप को अभिव्यक्त करता है, तो वो अपने आप को और भी ग्लोरीफाई करता है। जबकि सेक्स एक सामान्य सी चीज़ है, और हम सामाजिक विद्रूपताओं और सामाजिक दबावों के कारण हम घर परिवार में उस तरह की बातें नहीं करते हैं, और मनुष्य अंदर ही अंदर डरता रहता है, कूदता रहता है, और वो सारी जो साइकोलॉजिकल जो डिफेक्शन है उसके कारण उसका शरीर और व्यक्तित्व दोनों ही खंडित होता है। वो जो कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, और इस प्रकार से न जाने कितनी प्रतिभाएं तबाह हो जाती है और तबाह होती है। अब प्रयोगवाद के बारे में शिव कुमार शर्मा क्या कहते हैं कि ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 43 से 50 तक कविता में नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं के परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। मतलब कोई नया विचार शुरू होता है तो उसमें समय लगता है उसको स्थापित होने में, उसको समझने बूझने में। तो ये दोनों ही एक ही प्रक्रिया के दो बिंदु हैं और उसमें लगातार परिवर्तन होते चले, और इन तमाम कवियों ने उसको परिमार्जित किया, परिष्कृत किया। हिंदी की नई कविता कथ्य परंपरा से भिन्न है, और क्या नवीनता है, क्या बौद्धिक क्षणिकता, मुक्त यथार्थवाद, इन सारी चीज़ों को समाविष्ट करते हुए ये कविता अपने आप को एक खास तरह की संसार में अभिव्यक्त करती है। और मैंने कहा ना कि मनुष्य के मनोविज्ञान, खासतौर से उसकी काम भावना, सेक्सुअल भावना पर, क्योंकि फ्रायड ने जब मनोविज्ञान की दुनिया की खोज की तो पूरा बौद्धिक संसार, पूरा जगत का जो चिंतन था वो पूरा पलट गया। पहले हम सिर्फ बाहर ही ज्ञान की बात करते थे, लेकिन फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य के मन में न जाने कितनी परतें हैं, उसका जो अवचेतन है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सारी चीज़ें तो वहाँ भरी रहती है, हम उसको खारिज कैसे कर सकते हैं।
और हम उसको बगैर समझे न तो मनुष्य को समझ सकते हैं न समाज को समझ सकते हैं। इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं? नेमिचंद्र जैन है, मुक्तिबोध है, भारत भूषण है, प्रभाकर माचवे है, गिरजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ही हैं। दूसरा सप्तक अज्ञे ने 1951 में संपादित किया था, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय तथा धर्मवीर भारती है। और 1959 में तीसरा सप्तक आता है, जिसमें है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण साई और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा सप्तक भी अज्ञे ने संपादित किया था, लेकिन उसको इतना अधिक लाइमलाइट नहीं मिला या वो उतना अधिक चर्चा में नहीं आया। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा कि एक कहते हैं ना कि किसी खास, क्योंकि अज्ञे एक बड़े संपादक भी थे और संपादक होने के नाते उन्हें पता था कि कैसे एक नया ट्रेडिशन, एक नए विचार को कैसे स्थापित किया जाता है, जो वाकई वास्तविक विचार है, जो कोई काल्पनिक विचार नहीं। तो उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने तार सप्तक का सहारा लिया और तार सप्तक सत्य में बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए नई कविता के हस्ताक्षर कौन कौन है? कुंवर नारायण है, दुष्यंत कुमार है, अजीत कुमार है, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण साई बहुत महत्वपूर्ण आलोचक है। उन्होंने कविता की आलोचना पर बहुत गहरा लिखा है, उनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। उनका एक निबंध है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक सामान्य आदमी को कविता कैसे डिफाइन करती है और आधुनिक कविता ने उसको कैसे ग्रहण किया। प्रतीक जो अज्ञे के संपादक में प्रकाशित हुआ था, डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में 1954 में प्रारंभ हुई। नई कविता नामक पत्रिका, निष्कर्ष, पाटल, कल्पना, दृष्टोष आदि वे पत्रिका हैं जिन्होंने नई कविता को बढ़ावा दिया था। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवियों में ताड़ सप्तक का दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के अतिरिक्त हरिघास पर क्षण भर जो अज्ञे की कविता है, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये इत्तिलम अज्ञे, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की कविता है, फेमस कविता आपने पढ़ी होगी। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। मंजीर नाश और निर्माण, धूप के धान, शिखा पंख चमकीले, गिरिजा कुमार माथुर की है। स्वप्नभंग, अनुक्षण, प्रभाकर माचवे, चक्रव्यूह, कुंवर नारायण, ओ प्रस्तुत मन, भारत भूषण अग्रवाल, सूर्य का स्वागत, दुष्यंत कुमार है, वन फांकी, नरेश मेहता आदि के लिए। तो ये जो प्रमुख कवि है और उनकी जो रचनाएं हैं, अगर हम उनसे गुजरेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। और तार सप्तक के बारे में परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं, और आप तार सप्तक से आप जो कहा जाता है कि मतलब फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया, इस प्रकार की तमाम बातें इस प्रयोगवादी चिंतन पर लगती है। और उन्होंने किस प्रकार से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, और ये परिमल और प्रयोगवादी जो प्रगतिशील आंदोलन वाले, प्रलेस वाले, उनके बीच एक द्वंद्व चलता रहता है। और एक पूरी लंबी परंपरा, लंबी बहस है कि इनको कहा गया कलावादी लोग हैं तो कला की बात करते हैं, और इनका साहित्य जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अज्ञे ने कभी किसी की परवाह नहीं की और अज्ञे अपना काम करते रहे। और सच में अज्ञे के महत्व को नामवर सिंह ने भी शुरू में बहुत खारिज किया था, लेकिन बाद में वो उनके महत्व को समझने लगे और उन्होंने बाद में अज्ञे पर लिखा, उनके उपन्यासों पर लिखा, उनके लेखन पर लिखा और उनकी कहानियों पर लिखा, और उनके साहित्य के और उनके संपादक होने के महत्व को प्रतिपादित किया और बताया कि सच में अज्ञे का महत्व बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय साहित्य में। और उन्होंने टी.एस. इलियट का प्रभाव अज्ञे के ऊपर है, क्योंकि अज्ञे उनसे बहुत प्रभावित थे। तो उनकी रचनात्मकता और उनका जो लेखन कर्म है, उसको हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य में परिचित करवाने वाले अज्ञे ही थे। पहले हम सिर्फ इंडियन लिटरेचर की बात करते थे, लेकिन अज्ञे को वेस्टर्न लिटरेचर का भी अच्छा नॉलेज था। तो उन्होंने उस साहित्य से भी यहाँ के लोगों को परिचित करवाया, और उन्होंने कहा कि उधर क्या लिखा जा रहा है उसको समझना भी ज़रूरी है। अगर हम पूर्व और पश्चिम के साहित्य को समझे बगैर आलोचना या ज्ञान की बात करेंगे, तो फिर हमारा ज्ञान एक तरफा होगा, अधूरा होगा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि शेक्सपियर ने क्या लिखा, इलियट ने क्या लिखा, टी.आई. रिचर्ड ने क्या कहा, और बाकी तमाम जो आलोचक थे, एजरा पाउंड ने क्या कहा, है ना, या गोरकी क्या लिखते रहे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अज्ञे रशियन साहित्य की अपेक्षा